नमस्कार छात्रों। आज 9 जून 2021 की जो कक्षा में अधिगम के आकलन में हमने विश्लेषण के जो सोपानों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जो शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण होता है, उस शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण में दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते हैं। उसमें हमने विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण जिस चरणबद्ध तरीके से होता है, जिसमें हम ज्ञानात्मक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एप्लीकेशन ज्ञानोपयोग के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। अब उसका आगे वाला जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है विश्लेषण। विश्लेषण से तात्पर्य एनालिसिस से है कि हम जिस इकाई या उप इकाई को लेकर हम उपस्थित होते हैं तो छात्रों को हम उसके बारे में सिखाते भी, छात्रों को उसके बारे में अवगत कराते कि छात्रों को जो रचना करना या सीखना है कि जो उसने अपने नॉलेज से माध्यम से उसने सीखा है तो उसको एप्लीकेशंस पे ला रहा है नहीं। अब उसके बारे में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसको जो विषय वस्तु सिखाई उसके बारे में रचना करने की शक्ति का निर्माण हुआ, उसको अनुमान करने का, उसको विरोध करने का या उसको आलोचना करने का, उसकी पृथक रूप से व्याख्या या उपेक्षा करने का आदि का उसको ज्ञान हो पाया नहीं हो पाया। क्या हमने जो जानकारी दी उसके बदले में उसका कोई प्रतिकार आया या नहीं आया? क्या उसने अपने विचार रखने का प्रयास किया नहीं किया? उसने अपनी तरफ से डिफ़ाइन करने का, एनालिसिस करने का प्रयास किया? क्योंकि जो शिक्षक को जो जानकारी है, जिसके बारे में उसको डाटा है, जो कलेक्शन है, उस डाटा कलेक्शन के आधार पर उसने छात्रों को उसको सारा ज्ञान दे दिया। लेकिन छात्र उसके बारे में अपनी बात रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, इसका क्या अनुमान होगा? क्या उसके बारे में कुछ अनुमान दे पाएंगे, अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे या आलोचना करने की, प्रत्येक रूप से अपेक्षा करने की, ये तमाम बातें उसके ऊपर तय होती है जब उस पर विश्लेषण का जो जोर दिया जाता है। इस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव तय किया जाता है वह छात्रों के मन के उद्गारों को उस शिक्षण बिंदु से या उस प्रकरण से या उप इकाई से जुड़ा हुआ होगा। छात्र उसमें कितना जुड़ाव ले रहा है, छात्र उसमें सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, उसके बारे में हमें भी जानना बहुत जरूरी है। वरना अपनी तरफ से जो ज्ञान होगा, एक शिक्षक की तरफ से जो ज्ञान होगा, वो ज्ञान छात्रों को उड़ेलता जाएगा। छात्र उसको एक तरह से अपनी मॉरल ड्यूटी होते मानते हुए उसको वो ग्रहण तो कर लेगा, लेकिन उसमें इस तरह की भावना भी होनी चाहिए कि जो ज्ञान दिया जा रहा है वो अध पका है, अध कच्चा है या मेरे को वो ग्रहण करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बात भी एक छात्र समझ ले। अगर छात्र को वो ज्ञान कहीं ना कहीं अध कच्चा लग रहा है या अध पका लग रहा है तो उसको वो उसके प्रतिकार में वो अपनी बात को भी कह सकता है, पर मैं तथ्यों के साथ, बिना तथ्यों के कोई ज्ञान देता है तो उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया जाता। तो एक शिक्षक जब छात्रों को सिखाता है तो उस छात्र को जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उस ज्ञान के प्रति जो भी बात हो, मैं तथ्य के साथ, मैं डाटा के साथ एक शिक्षक को अपनी बात रखे। फिर बात आती है एनालिसिस के साथ संश्लेषण की, साइंथिसिस के साथ संश्लेषण। अब थीसिस में जो छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उसके संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उन तथ्यों को वो एकत्रित करता है, क्योंकि जिसने उसने सीखा है अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से उसने ज्ञान का एप्लीकेशन किया है, उसको एनालिसिस करना आ गया और उससे संबंधित वो उससे जुड़े हुए डाटा एनालिसिस करेगा। एनालिसिस किया, अब वो उनको डाटा को कलेक्शन करने का, संश्लेषण की यानी कि एकत्रित करने की जो प्रकृति है वो प्रकृति उसमें विकसित हो जाएगी। फिर उनको संबंधों को जोड़ने का प्रयास करेगा कि एक इकाई को दूसरी उप इकाई से जोड़ने का प्रयास करेगा और एक उप इकाई को दूसरी उप इकाई के साथ उसका तर्क के माध्यम से, मैंने कहा था मैं तथ्यों के साथ तर्क के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करेगा। फिर जब उसके बारे में अपनी बात को रखने के लिए सारा डाटा व्यवस्थित कर दिया, उसने सिद्ध करने का प्रयास कर दिया, उसके तर्क करने की शक्ति पैदा हो गई, उसको संबंध जोड़ने की प्रयास करने का, एक संबंध को दूसरे संबंध से जोड़ने का जो प्रयास करना शुरू कर दिया। अब बात आती है
उसके बारे में भविष्यवाणी करने का, वो भविष्यवाणी भी कर सकेगा। क्यों? क्योंकि एक छात्र उसके संबंधित जितना भी डाटा है, तर्क सहित डाटा उसने कलेक्ट कर दिया है। अब उसके संबंधित वो अपनी बात को, अगर सही बात है तो उसको अंगीकार करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दोहराय नहीं होगा। अगर उसको बात कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है, वो बात रखेगा। अगर कहीं ना कहीं उसमें समस्या आती है तो शिक्षक के सामने अपनी बात को पूर्ण तर्क के साथ, पूर्ण चिंतन के साथ अपनी बात को रखेगा, तब वह अपनी बात को सही ढंग से रख पाएगा। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव आता है इवैल्यूएशन से, यानी मूल्यांकन। छात्रों को मूल्यांकन संबंधी उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए अब उसमें तुलनात्मक अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन करना है। उसको अब अपने अनुमानों, अपने तर्कों के माध्यम से अब उसका इवैल्यूएशन होगा कि छात्र ने जो ज्ञान ग्रहण किया है वो ज्ञान उसको कहाँ तक प्राप्त हो पाया है। उसका इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। एक छात्र का जब मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जा रहा है तो उसमें इस बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि छात्र के बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, पहले उसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी कर लेना चाहिए, तभी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए सबसे पहले छात्र के मूल्यांकन के चरणों को चरणबद्ध कर लेना चाहिए। चरणों को चरणबद्ध करने के बाद उनको मूल्यांकन के उद्देश्यों के आधार पर उनको चयनबद्ध करें, अनुमान करें, उनका आलोचना करें या अनुमान करें या मूल्यांकन करें या उनकी जांच करें। किसी भी माध्यम से उन ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही होगा मूल्यांकन, क्योंकि जिन जिन उद्देश्यों को हमने ध्यान रखते हुए उसके बालकों की पाठ योजना का, उस विषय वस्तु का हमने निर्माण किया है, तो हमें मूल्यांकन भी उन ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही तय करना पड़ेगा। फिर बात आती है मूल्यांकन के संदर्भ में कि जब हम मूल्यांकन की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उसकी जांच करते हैं, तो हम छात्रों के ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता है, उस क्षमता का हम मूल्यांकन कर लेते हैं, तो उसके बारे में ही हम निष्कर्ष के आधार पर उसकी भविष्यवाणी तय कर सकते हैं कि बालक को हमने जो ज्ञान ग्रहण करवाया है वो ज्ञान वो कहाँ तक प्राप्त कर पाया है, और उसी ज्ञान के आधार पर हम उसकी भविष्यवाणी तय करते हैं। फिर अगला जो सोपान आता है, उसमें पहला तो हमने संज्ञानात्मक उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। अब भावनात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्यों की बात करें, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब इफेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, उन उद्देश्यों में उप इकाई के लिए जो ग्रहण करने या अनुक्रिया करने या मूल्यांकन करने या हम ऑर्गेनाइजन यानी कि व्यवस्था करते हैं, तो उन उद्देश्यों में जो इफेक्टिव, जो हमें लगे कि वास्तव में क्रियात्मक पक्ष उसमें सम्मिलित किया जा सकता है, और उस क्रियात्मक पक्ष के माध्यम से हम देखेंगे वो बात जो बालक को हम सिखाना चाह रहे हैं वो उसके लिए कितनी कारगर हो पाई है, क्या वो सीख पाएगा, क्या प्रतिक्रिया करेगा, उस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें क्या निष्कर्ष सामने आ पाएंगे। क्योंकि इफेक्टिव हर बात को कहना एक शिक्षक के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि शिक्षक तो अपनी बात को कहेगा, लेकिन छात्र पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा यह तय करना जरूरी है। अब शिक्षक तो पढ़ाने का काम कर रहा है, वह कहीं न कहीं अपनी बात को देने का प्रयास करेगा। अब छात्र उसको कितना गेन कर पाते हैं, कितना रिसीव कर पाते हैं, कितना प्राप्त कर पाते हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं, फिर प्रत्युत्तर में क्या अनुक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्स कितना आता है, उस रेस्पॉन्स के आधार पर आप इवैल्यूएशन करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे।
यही तय हो पाएगा। तो हमें इफेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बारे में भी पढ़ लेना जरूरी है। शिक्षक अपने बात को कह रहा है तो बात कहने के आधार पर बालक क्या प्राप्त कर पा रहा है, तो उस ग्रहण करने की जो क्षमता है उस क्षमता के आधार पर ही उस विषय वस्तु का निर्माण करें। छात्रों, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन समय की अधिकता होने के कारण कल मैं इसको पूरा कराऊंगा। आज की कक्षा यहीं तक संपन्न होती है, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।